नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्श पाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, आज बहुत सी खबरें हैं जो जिस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी खबर ये है कि यूपी में आज चुनावों का पहला जो दौर शुरू हुआ है उसमें बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा ले रहे हैं और उसके बाद पैंथर्स पार्टी से बलवंत सिंह मनकोटिया जो उन्होंने वहां से रिजाइन कर दिया था, छोड़ दी थी, बहुत देर से अटकलें लग रही थी उनके भारतीय जनता पार्टी में जाने की, तो लग रहा है कि कुछ दिनों में वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे जी। और इसके साथ साथ भी हमारे वर्ल्ड फेम खलीदी ग्रेट उन्होंने भी आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। और तीसरी बात यह है कि भागे बहू में जो म्यूजिकल फाउंटेन का कल लेफ्टिनेंट गवर्नर उद्घाटन करेंगे, जिसमें जम्मू की वो संस्कृति दर्शाई जाएगी, उसके बारे में एक अच्छी खबर है। डिलिमिटेशन को लेकर बहुत दिनों से यहाँ पे जो चर्चा हो रही थी और काफी कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जहाँ पे लोग खुश नहीं थे, लेकिन इसके साथ साथ सांबा के लोग खुश हैं कि उनकी जो है वो जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी में आ गई, रिजर्व से बाहर निकल गई है, वो तरीके बात की है। और कल आपने भी और बहुत से लोगों ने देखा होगा, एक वीडियो वायरल हुआ है कि व्यापारी ने सुसाइड किया है दुखी होकर उसने। लेकिन कल राज्यसभा में इस बात का भी बताया गया है कि 2018 से लेकर 2020 तक 25,000 जो कीमती जाने हैं वो बेकारी के कारण गई हैं, उन्होंने सुसाइड किया, अपने आप को खत्म किया है। ये एक बड़ी खबर है। सबसे पहले यूपी की बात करते हैं कि यूपी में इस वक्त चुनाव चल रहे हैं और यूपी में भारतीय जनता पार्टी और दूसरी जो बड़ी जितनी भी पार्टी है सबकी साख लगी हुई है। और खासकर वेस्टर्न यूपी में यहाँ जो चुनाव इस वक्त आज हो रहे हैं, ये कोई 58 सीट पे चुनाव हो रहे हैं और उसके 11 जिले इसमें शामिल हैं। और सुबह 7 बजे से पोलिंग शुरू हुई और 6 बजे तक पोलिंग चलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि पोलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। 1 बजे तक 35.5 जो है पोल हो चुके थे। इससे लगता है कि काफ़ी उत्साह है वहाँ पे लोगों में। बिल्कुल, मैं सुबह देख रहा था कुछ साइट्स और उसमें जिस प्रकार का उत्साह दिखाई है, इससे लगता है कि ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, जिसमें आगरा है, बुलंदशहर है, हापुड़ है, गाजियाबाद है, तो ये सारे इलाकों में लगता है कि जैसे उनको पहली बार कोई जोश दिखाई दे रहा है कि और टिप्पणी करना ठीक नहीं है। कई बहुत से लोग किस पार्टी का जिक्र कर रहे थे, वो कहते रोजगार नहीं है, ये वो तमाम बातें कर रहे थे। हम समझते हैं कि ये अपने आप में एक बड़ा ही ऐतिहासिक ये चुनाव रहेगा। इस बार जिस तरह से बंगाल में पूरी ताकत झोंकी गई थी, सत्ता पक्ष और ममता बनर्जी के बीच संघर्ष हुआ था, इस बार भी पूरी ताकत झोंकी गई है। उसका एक नज़ारा बीती रात टेलीविज़न पे दिखाई दिया, जब सारे चैनल हमारे महामहिम प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन 1 घंटे से ज़्यादा का था और उसमें लोगों ने जो सुना वो बेरोजगारी, महंगाई का जिक्र नहीं था, बाकी सब जिक्र थे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा प्रतिष्ठित चुनाव है विपक्ष के लिए भी, ये नहीं कि सिर्फ भाजपा के लिए। ये जीवन मरण का सवाल लग रहा है जिस प्रकार से कंपेनिंग इस बार की गई, रिगरसली कंपेनिंग की गई। और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव आयोग पर जो आरोप लग रहे हैं पक्षपात को एक बार फिर साबित हुए हैं। चुनाव आयोग के बारे में हम बड़े निष्पक्ष तरीके से बोलते रहे हैं कि वो एक ऑटोनमस बॉडी है, तमाम है, लेकिन जिस प्रकार से सरकार के पक्ष की बातें उठती हैं उस पर वो खामोशी इख्तियार कर लेता है, ये भी एक अलग विषय है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, हम जो चुनाव की बात कर रहे हैं, चुनाव में जोश जो देखा गया, जो आपने बताया कि 1 बजे तक कितने %, इससे लगता है कि शाम 6 बजते बजते ये 70% क्रॉस करेगा, ठीक है ना। और मतलब इससे ही लगता है कि लोग कुछ ना कुछ तैयार करके बैठे दिमागी तौर से, जिसके नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो हम समझते हैं अच्छी बात है, लोकतंत्र का ये पर्व होता है, इसमें हर आदमी को जो मतदाता है उसको अपना अधिकार होता है वोट देने का। तो हम तो बधाई देंगे मतदाताओं को, साधुवाद, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि घर से बाहर निकलो वोट डाले। और यही बात राहुल गांधी ने कही है, राहुल गांधी का भी ट्वीट था, उन्होंने भी कहा कि आप मतदान खुल के करिए। और दिलचस्प बात यह है कि देखिए ना, इसमें एक और खबर चल रही थी आज कि मायावती का कोई आदमी डील कर रहा है टिकटों को लेकर, यूपी की टिकटों को लेकर। तो बड़ा मतलब कहा जाए कि अजीब स्थिति है इस चुनाव को लेकर
कोई माल इकट्ठा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो सबों ने अपने अपने तरीके से अपने अपने एजेंडे को लेकर ताकत झोंक रखी है, लेकिन नतीजे तो 10 मार्च को सामने निकल जाए। बहुत ही ये जो पश्चिम यूपी जिसकी बात हम कर रहे हैं, ये बहुत ही इसकी महत्व है। 2017 में आपने देखा किस प्रकार से वहाँ जो दंगे हुए थे, मुजफ्फर दंगे, उसमें सीधे सीधे पोलराइज हो गया था, जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक स्थिति बन गई थी। लेकिन इस बार सरकार की चिंता इस बात को लेकर है कि किसान आंदोलन के जो कहते हैं ना, कोई दवा आपने खाई उसके साइड इफेक्ट, वो साइड इफेक्ट है ये चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। अगर यही बात 1 साल पहले केंद्र की सरकार किसानों को बुलाकर चाहे किसी तरीके से उनको एक बार आंदोलन का खत्म करा देती, तो आज जो स्थितियां पश्चिम उत्तर प्रदेश, हालांकि किसान नेता सब खामोश है, वो नहीं कह रहे कि किसको वोट करना है, किसको नहीं वोट करना। उसके बारे में उन्होंने कहा कि एक पार्टी और आओ, बाकी जिसको मर्जी था। क्योंकि उनका कहना ये है कि, लेकिन आप किसानों का भी देखिए ना, कुछ किसान यूनियन का दोगलापन देखिए। पंजाब में आप लड़ाई लड़ने गए अपनी एमएसपी की और दूसरे मुद्दों की, और पंजाब में आप चुनाव लड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या, आपकी पॉलिटिकल एम्बिशंस, आपको किसानों के इससे कोई लेना देना नहीं है, जैसे राजोवाल है या एक और दूसरा ग्रुप है। तो हम समझते हैं कि किसानों ने इन चुनाव में कम से कम किसान आंदोलन के जरिए इन लार्जर पर्सपेक्ट्स में देखें, किसानों ने अपनी कीमत बनाई है जी। और वही एहसास केंद्र सरकार को है कि आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, चूंकि यहीं से बढ़त बन के चलती है, पिछले चुनाव नतीजे आए। क्योंकि आपको याद होगा कि अमित शाह गृह मंत्री ने तब नतीजे आने से 2 दिन पहले कह दिया था कि इस बार हम होली 2 दिन पहले मनाएंगे। उनको पूरी खबर मिल रही थी कि किस प्रकार का पोलराइजेशन, किस प्रकार मतदान हुआ है। तो इस बार हम समझते हैं कि नतीजे लाजमी तौर पे चौंकाने वाले होंगे, और हम कहते हैं स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी भी है आदमी अपने तरीके से मतदान करे। बलवंत सिंह मनकोटिया जिनकी काफी चर्चा होती रही है, जब उन्होंने पैंथर्स पार्टी छोड़ी है, तब से उनका लग रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन उसके बीच में फिर वो खामोश हो गए, बिल्कुल उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन इनकी अंतर कला बहुत ज्यादा थी, पैंथर्स पार्टी के अंदर जो इनकी कला थी, हालांकि भाई भतीजा बात है, अपने रिश्तेदारी से, लेकर फिर भी एक दूसरे पर रोब प्रत्यारोप बहुत ज्यादा लगा रहे थे। अब खबर सामने आ रही है कि मनकोटिया बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। मुझे लगता है एसडी जी कि अब जो कि चूंकि उधमपुर में पहले एक ही सीट थी, अब 2 सीटें हो गई हैं, इनको भी लग रहा है कि मुझे भी अब भारतीय जनता पार्टी में जाके चांस मिल जाएगा कि एक सीट पे कम से कम कंटेस्ट करने का। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, एक बात तो माननी पड़ेगी, अगर आप कंपैरिजन करेंगे कि हर्षदेव और बलवंत सिंह मनकोटिया, इन दोनों के टेम्परामेंट में जमीन आसमान का फर्क है। ये बात तो सही, ठीक है ना। और हर्षदेव सिंह से खुद जिसने पार्टी बनाई भीम सिंह, वो पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। भीम सिंह को हर्षदेव ने पीछे हटा दिया था। हालांकि एक ही कुणबे के लोग हैं, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे, हम हर्षदेव के बारे में बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन हम मनकोटिया के बारे में राज्य कहेंगे, वो अपने इलाके के लोकप्रिय और एक कहा जाए कि अच्छा व्यवहार करने वाले नेता। और मैं समझता हूँ कि जो बीजेपी से में जाने से उनको थोड़ा बल जरूर मिलेगा, लेकिन उनकी व्यक्तिगत छवि भी एक अच्छे नेता की है। और वो अपने जब हट गए थे उसके बाद भी लगातार अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए संघर्षरत रहे। भले उन्होंने पैंथर पार्टी छोड़ दी, और पैंथर पार्टी छोड़ने की वजह भी हर्षदेव सिंह थे। हमें इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया के सामने ये ओपन सीक्रेट है कि आखिर बलवंत सिंह मनकोटिया ने क्यों पार्टी छोड़ी। भीम सिंह ने मनाने की कोशिश करी, उसने सारी बात बताई कि किस तरह मेरे साथ बदतमीजी हुई हुआ। तो हम समझते हैं कि बलवंत सिंह मनकोटिया अगर भाजपा में जाते हैं, वो भाजपा के लिए भी अच्छी बात है, बिल्कुल, और बलवंत सिंह मनकोटिया के लिए भी। जी। कल वागे बहू में जो म्यूजिकल फोन उसका भी जिक्र कर रहे हैं आप। हाँ, बलवंत सिंह बिल्कुल दिल्ली में अपने क्या दिलीप सिंह राणा जो खली ग्रेट के नाम से मशहूर है, तो उन्होंने आज एमओएस जो जितेंद्र सिंह के साथ आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। ये बहुत बड़ी खबर है। ये भी उनका भी एक बहुत ही प्रभाव है। एक बहुत एक हिमाचल से वो जाते हैं, और उसके साथ वर्ल्ड फेम है। ये नहीं है कि उसको कोई भी देश की कोई ऐसा देश नहीं है, कोई ऐसी कंट्री नहीं जहाँ पे उन्होंने रेसलिंग ना की। उसको भी स्टार प्रचारक के तौर पर पार्टी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ऊंचे कद का नेता जो है भारतीय जनता पार्टी में। और बड़ी बड़ी मजेदार बात है ये
कि उसको वो गमछा जो पहनाने जा रहे थे, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह कहा कि मैं आपकी तरह ऊंचा नहीं हो सकता, आपको थोड़ा सा झुकना पड़ेगा। तो मुझे बड़ा लग रहा था ये दोनों मंत्री जो थे उनके सामने बैठे हुए बच्चे लग रहे थे, इतने बड़े नेता है आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया है। तो ये बात कर रहे थे हम बागे बहू की। बागे बहू जो फाउंटेन है, म्यूजिकल फाउंटेन जो है, उसका कल उद्घाटन हो रहा है। LG कल उसका उद्घाटन करेंगे। इनमें जो है, इन जो पानी की तरंगे होंगी उसमें से जम्मू की संस्कृति को दर्शाया जाएगा। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। ये एक बड़ा लंबा पेंडिंग प्रोजेक्ट है इनका, जिसको अब हम समझते हैं हम कल मिलेगा। कल विधिवत तरीके से हमारे महामहिम राज्यपाल मनोज सिन्हा इसका उद्घाटन करेंगे। हम समझते हैं टूरिज्म के दृष्टिकोण से ये एक अच्छा एक और स्पॉट बनेगा जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं। हालांकि अब तो सीधा जो महावैष्णो देवी श्रद्धालु कटरा होता है, जो जम्मू आएंगे वो लाजमी तौर पर अगर रघुनाथ मंदिर जाएंगे, अगर बागे जाएंगे तो बागे बहू जाएंगे, क्योंकि सिटी के बीच का कोई मामला नहीं है। बाहे वाली माता के दर्शन करने भी जाते हैं, कनेक्टिविटी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक अच्छा प्रयास है। हम तो ये भी कहेंगे और भी ऐसे स्पॉट हैं उपराज्यपाल साहब जिसमें जम्मू के टूरिज्म को और बल मिल सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। टीलिमिटेशन को लेकर गर्मा गर्मी चल रही है जम्मू में अभी भी, लेकिन इसमें एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे लोग थोड़े से सेटिस्फाइड है, वो सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी। वो कह रहे हैं कि बहुत देर के बाद इसको रिजर्व में से हटाकर जनरल कैटेगरी में लाया गया है और कम से कम दूसरे लोगों को मौका मिलेगा आगे आने का। नहीं बिल्कुल, उसमें कुछ इलाके जोड़े गए हैं, हीरानगर वगैरह कुछ इलाके, कुछ पंचायतें जोड़ी गई हैं। और हम समझते हैं क्योंकि यहाँ से डॉक्टर बीजेपी के जल सचिव मनियाल आरक्षित थी और अब उनको शायद शिफ्ट करेंगे, जो रामगढ़ की आरक्षित सीट बनाई गई है। तो वहाँ के लोग बल्कि बेहद खुश हैं। वो कह रहे हैं चलिए कम से कम हमारा इलाका तो एक ओपन हुआ, क्योंकि हर आदमी ख्वाहिश होती है अगर एक समय के बाद रोटेशन में कॉन्स्टिट्यूंसी बदलती रहे तो सबको अधिकार मिलना चाहिए। हम समझते हैं सुचेतगढ़ जिस प्रकार से उन्होंने खत्म करी, उसको ओपन थी, उसको रिजर्व कर सकते थे, ओपन कर देना चाहिए था, विवाद ही नहीं खड़ा हो रहा था और ना गलत संकेत जाते। तो हो सकता है अभी, चूंकि हम ये भी जान सुन रहे हैं कि जो 14 तारीख तक इन्होंने अपने आपत्तियां दर्ज करानी है, हमारे जो दोनों सांसद बीजेपी के और 3 जो श्रीनगर का कश्मीर के हैं, जम्मू के सांसद जो हैं लाजमी तौर पर लोगों की जो नाराजगी उसको दूर कराने की कोशिश करेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर परिसीमन आयोग कितना मानता है और कितना नहीं मानता है, क्योंकि ये भी कहा जाता है एक बार परिसीमन डिसाइड कर लेता है तो बड़ी मुश्किल से उसमें कहीं कोमा फुल स्टॉप बदलने की कोशिश होगी। बिल्कुल बिल्कुल। कल जैसे हमने चर्चा की कि एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक व्यापारी ने दुखी होकर आत्महत्या की और उसका वीडियो सबने देखा। वो तो दुखद घटना थी, लेकिन इसके साथ साथ ही कल राज्यसभा में इस बात की भी जानकारी दी गई कि 2018 से लेकर 2020 तक 25,000 जो है जाने जो है इस बेरोजगारी की वजह से चली गई है। ये सरकारी आंकड़े हैं, गैर सरकारी क्या है उसका हमें पता नहीं है। सरकारी आंकड़ों से 2 साल में 25,000 जो है जाने चलेगी। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बड़ौद के व्यापारी से, और मैं तो हैरान ये हूँ, उनके जो फोटो वायरल हुए हमने देखे, वो भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ थे और वो जब सुसाइड करते हुए लाइव फेसबुक पे बोल रहे थे, वो प्रधानमंत्री का नाम कोट करके कह रहे थे कि मैं उनकी वजह सुसाइड कर रहा हूँ, क्योंकि नोटबंदी हुई, GST हुई, लाखों रुपये उन पर कर्जा उचड़ गया। बड़ा दुखद दृश्य होता है जब आदमी, देखो हम भी ह्यूमन बीइंग है, कि एक व्यापारी है कहता है लाखों रुपये कर्ज है, हम कहाँ से उतारें, वो सुसाइड कर रहा है, पत्नी ने सुसाइड कर ली, वो तो उस टाइम कल निकल गई, ये भी शायद जीवन मौत से संघर्ष कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जो दृश्य दिखते हैं वास्तव में आदमी को मजबूर कर देते हैं, आदमी क्या करे क्या ना करे। और आपने कहा कि जिस पर आंकड़े दिए हैं कि 25,000 लोगों ने सुसाइड किया है, ये ठीक उसी तरह के आंकड़े हैं जिस तरह कोरोना में दावा सरकार ने किया है, और जो रिसर्च हुई है न केवल हिंदुस्तान के, बाहर के मुल्कों में रिसर्च किया है, उसमें सरकार के आंकड़े से कई गुना ज़्यादा लोगों की मौतें दिखाई गई हैं कोरोना महामारी की वजह से। उसमें बद इंतजामी के गंभीर आरोप लगे, गंभीरता दिखाई। और ये तो 25,000 मौत तो एक ही बहुत होती है, हम समझते हैं। और बेरोजगारी का इससे ही लगा लीजिए आप अनुमान, अगर 25,000 भी मान लें तो आप देखा सर कितनी भयावह स्थिति बन रही है बेरोजगारी को लेकर। केवल बेरोजगारी नहीं है, महंगाई भी साथ जुड़ी है। महंगाई तो इस कदर हो गई है कि आदमी जिसको कमाई नहीं है वो आदमी कैसे गुजर बसर करेगा। दोनों पैरेलल हमले हैं एक आज की लोगों पर। आखिर इसका समाधान क्या होगा, और दुखद यह है कि इस पर कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं। जी बिल्कुल सही कहा। ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें
पीपी न्यूज लाइव। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।